सुधांशु जी, पहले ये बताइए कि जितनी चुनौतियां बीजेपी को दी जा रही हैं, जितनी बार ये कहा जा रहा है कि ये अल्पमत की सरकार है, स्पीकर के पद को लेकर आप देख रहे हैं गुंजाइश इस बात की कि कुछ संकट हो सकता है आपकी सरकार के लिए? देखिए, इस प्रकार की बात जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोले, और वो भी खड़गे जी जैसा वरिष्ठ नेता जो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे, कि हमारी सरकार को मैंडेट नहीं है। जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है उस गठबंधन को तो मैंडेट नहीं है, और जिस गठबंधन के प्रमुख दल को 100 सीटें नहीं प्राप्त हुई हैं तीसरी बार के भी लगातार साथ में आने के बाद, उसे मैंडेट है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 232 सीटें जो इंडिया गठबंधन में कही जाती है उसमें 75 सीटों में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। बंगाल की 42 और 13 सीटें पंजाब की 55 और 20 सीटें केरल की। मतलब मजे की बात यह है कि जिसमें 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। और आज आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया है, फिर भी पंजाब की सीटें अपने में काउंट किए हुए हैं। तो अद्भुत ये लोग व्याख्या करते हैं अल्पमत या बहुमत की, मैंडेट की। तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद, और इनके मन की एक भावना है जो संविधान के साथ छल करने की, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। ईमानदारी की बात से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप वो 60 सीटें हटा दें जो एक दूसरे के खिलाफ लड़कर सामने आए हैं, तो आपका तो आंकड़ा वैसे भी 172 पे आ जाता है, जो दूर दूर तक कहीं नहीं है। परंतु समस्या यह है कि कांग्रेस परंपरा, मर्यादा या किसी भी प्रकार की संवैधानिक और राजनीतिक गरिमा का पालन नहीं करती है। और पिछले संसद सत्र में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिले, मैं ये कहना चाहता हूं, राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभापति के ऊपर किताब फेंकी गई हो। ऐसा कभी हुआ क्या? टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया हो और माइक उखाड़ के फेंके गए हो, ये सब वीडियो भी लोगों ने देखे। तो मुझे लगता है ये करने के बाद कोई ये कहे कि साहब संसद को हम चलाना चाहते थे और ये करना चाहते थे, और वो भी क्या हो रहा था, ये दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा थी। एक दल को लगा कि उसने ये कर दिया तो दूसरे को लगा मैं उससे आगे कर दूं, तीसरे को लगा उससे आगे कर दूं, इस कारण से हुआ है। तो वास्तविकता ये कि अगर ये आपस में आपने में सामंजस्य कर लें तो फिर भी कोई रास्ता निकल सकता, पर इनमें तो आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा है कि मोदी जी के प्रति घृणा और नफरत में कौन दल अपने को ज्यादा बड़ा साबित कर सकता है एक के मुकाबले दूसरा दल। आलोक ये जी, समस्या है जिस कारण से आलोक जी, आप लोग कह रहे हैं कि वहां गठबंधन में सब ठीक नहीं है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा आपके आपस के दलों में भी है। और ये समझाइए कि ये एनडीए की का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो तय करे कि टीडीपी को, जेडीयू को या बीजेपी का ही कोई व्यक्ति हो जिसे स्पीकर के इस पद के लिए वो उतारना चाहे मैदान में। ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अपनी तरफ से क्यों थोपना चाह रही है कि नहीं टीडीपी का बनाइए या जेडीयू का बनाइए? नहीं, हमने तो नहीं कहा बीजेपी से, किसी भी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा कि बीजेपी टीडीपी के किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाए। मैंने तो ऐसी कोई बाइट नहीं सुनी। अभी संजय राउत जी की बाइट में सुन रहा था आज तक, पर उन्होंने भी 2 शब्द इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि टीडीपी अगर अपना स्पीकर लेकर आती है तो हम आपस में बातचीत करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और कोशिश करेंगे। बातचीत और कोशिश 2 शब्द इस्तेमाल किए। तो हम तो थोप ही नहीं रहे। देखिए, उनकी सरकार है, उन्होंने सरकार बनाई है, वो सरकार चलाएं अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है ये, तमाम जांच एजेंसियों की और इलेक्शन कमीशन की, और तमाम आज आप देख ही रहे हैं अखबारों में और तमाम चीजें क्या खबर चल रही हैं। तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है और स्पीकर पद उन्हीं को है, उनको बनाना है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं बना पाए तो सरकार ही गिर जाएगी। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अभी सुधांशु भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इन्होंने मर्यादा की बात की, इन्होंने परंपरा की बात की। तो डिप्टी स्पीकर की परंपरा की हम बात कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर मैक्सिमम टाइम अपोजिशन पार्टीज को दिया गया, ये परंपरा रही है। अब आगे वो परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो अब समय बताएगा। डिप्टी स्पीकर पिछले सत्र में रहा ही नहीं, ये शायद पहली बार था। पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के ऐसे कानून पास करा लिए गए। पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमिटीज को मैटर सबसे कम गए। पहली बार हुआ है कि जेपीसी के माध्यम से कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं करता है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए 3 कृषि के काले कानून हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े फैसले बिना किसी से सलाह किए संसद में पास किए करा लिए गए हों। खैर वो गुजरात मॉडल है और वो पूरा देश देख रहा है।
अब बात आती है कि वाजपेयी जी का समय रहा हो, कौन सी परंपराएं रही हैं डिप्टी स्पीकर पर, और हमारे समय में कौन सी परंपराएं रही हैं। मैक्सिमम टाइम में देख रहा था कि अपोजिशन के लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद मिला, और ये 1960 के दशक से मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा। तो क्या परंपराएं और मर्यादाएं आगे चलेंगी? क्या परंपरा में और मर्यादा में यह भी है कि एक अकेला सब पर भारी? किसी देश के प्रधानमंत्री ने छाती पीट कर कहा हो कि एक अकेला सब पर भारी और संसद मेरे ठेंगे पर। संसद में क्या क्या हुआ, आपने संविधान बदलने की और तमाम चीजें सामने आई, और उसके बाद आपने संविधान को माथे पर लगाया क्योंकि जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि आपको समझ आ गई कि संविधान ही सर्वोपरि है। तो परंपरा और मर्यादा की बात संसद के मामले में कम से कम बीजेपी सरकार ना करे। अब मुद्दे आते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि आने वाले समय में अपोजिशन भी चर्चा करना चाहेगा, और हम चाहते हैं कि देश की जनता भी उस पर चाहती है कि कोई चीज वहां पर वक्तव्य हो। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर अग्निवीर का है। दूसरा मुद्दा नीट के एग्जाम का है। नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम PIL पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और आज शिक्षा मंत्री ने देर सवेर आके कहा है कि उसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। पेपर लीक होकर 25-25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या शिक्षा मंत्री आकर संसद में उसके ऊपर बयान देंगे? आज ही जितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्या ट्रेन के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री हमारे, क्या वो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? कोई मौलिक जिम्मेवारी, कोई नैतिक जिम्मेवारी लेंगे? किसी मर्यादा या किसी परंपरा का निर्वहन वो भी करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो व्हाइट पेपर ऑन ट्रेन एक्सीडेंट्स, EVM इलेक्शन कमीशन की भूमिका, JPC एग्जिट पोल के ऊपर, जो एग्जिट पोल निकालकर तमाम जो नेक्सस था मीडिया, एग्जिट पोल की कंपनियां और बीजेपी का, उसके ऊपर भी JPC की मांग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में है। अग्निवीर की समाप्ति हमारे एजेंडे में है। मुझे लगता है कि अब इतिहास में नहीं जाना चाहिए, भविष्य में क्या हो रहा है और वर्तमान में देश में क्या घटित हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और आने वाले दिनों में इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संसद में ये तमाम मुद्दे उठाएगा। ठीक है, मुद्दे तक आप चले गए हैं, लेकिन जिस मुद्दे से आपने शुरुआत की थी वहां से मैं सुधांशु जी आपसे पूछना चाहूंगी। भले आलोक जी ये कह रहे हैं कि अब भविष्य की तरफ देखने की बारी है, लेकिन साथ ही इतिहास की बात भी कर रहे हैं कि इतिहास में ये देखा गया है 60 के दशक के बाद से कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष को मिलता है। तो इस बार तो 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा सुधांशु जी, तो क्या एक वाकई ऐसा हो सकता है, ये संभव आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिले? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरे प्रयास के बाद इनको संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से वो मिलेगा। मगर जब हमारे मित्र आलोक जी बात कर रहे हैं मर्यादा की, तो क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की मर्यादा है? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जिस समय आपस में ये मर्यादा है, ये परंपरा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय हो जाता है वही सदन में आके होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया कि इन चीजों के डिस्कशन होगा और सदन में आकर हल्ला हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद एक मर्यादा थी, मैं उस समय राज्यसभा में उपस्थित था जब उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कृपया नेता सदन यानी पीयूष गोयल जी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमसे आकर चैंबर में मिले ताकि रास्ता निकाला जा सके, और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम मिलने नहीं जाएंगे। मतलब उपराष्ट्रपति ने बुलाया, और आप कह रहे हैं केवल किसके दौरान? जैसे सदन की कार्रवाई रुक गई तो उस 15 मिनट के बीच में हम नहीं जाएंगे। ये जब आप वो लोग आके मर्यादा की बात करते हैं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय, अगर इतिहास की बात आए तो अटल जी की अभी फोटो दिखाई गई, अटल जी को लोग भूल गए होंगे। 1999 में अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, और वो एक वोट जानते किसका था? उस समय उड़ीसा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग का, जो मुख्यमंत्री हो चुके थे परंतु सदन के सदस्य थे, और 14 दिन का जो समय होता है ना, मुख्यमंत्री ने वोट दिया और मुख्यमंत्री के वोट से लोकसभा में सरकार गिर गई। वो लोग आकर आज इस बात का, वैसे तो एक भी बात याद दिला दूं, शायद आलोक जी को याद हो, उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है और नवीन पटनायक से पहले कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, और वहां कांग्रेस जड़ मूड से साफ हो गई है। उसके बाद इनके चेहरे पे कितनी साफ चमक दिखाई पड़ती है, उसको अपना विजय कहते हैं, वो एक अलग बात है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप संसदीय परंपरा और गरिमा की बात करते हैं तो उन सारी चीजों के ऊपर, अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं।
नोटिस दिया जाता है 267 का, क्यों 150 सांसदों को निलंबित करना पड़ा? 267 का नोटिस होता है इस बात के लिए कि संपूर्ण कार्य रोककर कार्रवाई स्थगित करके जो हम कह रहे हैं माना जाए। अगर उसको एक नोटिस या 2 नोटिस दिया जाता तो मतलब होता है कि आप ईमानदारी से 60 नोटिस, 80 नोटिस, इसका मतलब आप उस चीज को संसदीय गरिमा का माखौल उड़ाना चाहते हैं। और अगर वो 60-70 नोटिस सभापति ने रिजेक्ट कर दिए, अगले दिन फिर 60-70 नोटिस, फिर रिजेक्ट कर दिया, अगले दिन फिर 60-70 नोटिस, फिर उपराष्ट्रपति को आके कहना पड़ा कि भाई ये तो आप परंपरा की ध्यान रखिए, आप क्या उसका माखौल उड़ा रहे हैं? यदि एक बार वो रिजेक्ट कर दिया गया, अगले दिन फिर हम करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जिस ढंग के अनप्रेसिडेंटेड सीन दिखाई पड़े, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा कि टेबल के ऊपर खड़े होने वालों में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता, किताब फेंकने वालों में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहां खड़े हुए फाइल फेंक रहे थे, उसका वीडियो अवेलेबल है। क्या आपने कभी हमारे टाइम में, जब हम लोग विपक्ष में थे, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को वेल में आके चिल्लाते हुए और किताबें फेंकते हुए कोई दृश्य हो तो हमें बता दीजिए। संसदीय गरिमा और मर्यादा का जो पालन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आचरण में किया है वह अतुलनीय है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अपनी पराजय को पचा न पाने के कारण जिस प्रकार उस मर्यादा को भंग किया है कांग्रेस ने, वो अपने आप में बहुत दुखद और संसदीय व्यवस्था के लिए दयनीय है।